नमस्कार। देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहारनपुर की तरफ से सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत। आज एक और वीडियो, एक और चर्चा के साथ आप लोगों के लिए हम उपस्थित हैं। जैसे कि आप सभी छात्र वृंद को मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सभी ने अपनी परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं और निकट फरवरी में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो जहां सभी छात्रवृंद एक तरफ अपने परीक्षा को लेकर चिंतित हैं और संभवतः उसी हिसाब से वो प्रयास भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी है उन सभी छात्रवृंद को कि अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं की परीक्षा हो, उसके पश्चात उनका आगे भविष्य में ऐसा क्या रहे कि वो इस प्रकार का पाठ्यक्रम चुने जहाँ की उनको एक अच्छा रोजगार मिले और एक उन्नतशील भविष्य को वो साकार कर सकें। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपने साथ दो विषय विशेषज्ञों को लेकर आया हूँ, जो कि सभी हमारे पास इतने ईमेल आए हैं, इतनी क्वेरीज, इतने प्रश्नों के साथ कि आगे भविष्य में क्या करें। तो आज मेरे साथ ये सौभाग्य है कि दो विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मेरे निकट प्रोफेसर लहरी सिंह चौहान जी बैठे हैं, जो देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहारनपुर में डीन के पद पर कार्यरत हैं, और मेरे इस ओर एक बार पुनः डॉक्टर अनुराग पवार उपस्थित हैं, जो कि इस विषय में छात्रों को जानकारी देंगे। मैं समय व्यतीत ना करते हुए बस अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और छात्रों को अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मैं सर्वप्रथम चौहान साहब आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि यूपी बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने घोषित कर दी है और पूरा छात्र समाज अपने पढ़ाई में लगा हुआ है और तन मन से वो अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और हम भी सब कामना करते हैं कि अच्छे प्रतिशत, अच्छे अंक से वो अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें और अपने भविष्य के सपनों को साकार करें। चौहान साहब, तो मूलतः क्या है, जो बच्चा 10वीं कक्षा का है, सामान्यतः वो तो 11वीं या 12वीं के लिए तैयारी करता है, तो उसके पास शायद ऑप्शन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सीमित है, ऑप्शन बहुत है, परंतु फिर भी आम जनमानस ये चाहता है कि 11वीं और 12वीं के पश्चात। तो मूलतः प्रश्न रहता है, जो 12वीं के कक्षा जो उत्तीर्ण जिन बच्चों ने करनी है, परीक्षा में जाना है, तो 12वीं के पश्चात जो भी पाठ्यक्रम का वो चयन करें, तो 12वीं के छात्रों के हित को ध्यान रखते हुए, चूँकि आप खुद एक प्रबंधन संकाय से जुड़े हुए अध्यापक हैं, एक विस्तृत अनुभव, साहब जैसे कि आप अनुभवशाली व्यक्ति हैं प्रबंध शिक्षा में, और काफ़ी वर्ष से आप बीबीए, एमबीए और प्रबंध संकाय के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कई सरकारी एजेंसीज़ को भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, जैसे भारत अभी जो भारत की व्यापार व्यवस्था है, अर्थ जगत है, उसके हिसाब से प्रबंध शिक्षा का क्या रोल होगा या क्या भूमिका होगी एक जो बच्चा 12वीं करके आ रहा है? जी, थैंक यू सो मच सर। और आपने मुझे मौका, अवसर दिया बोलने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे प्रकाश डाला है, और स्पेशली 12th क्लास के बाद, 12वीं के बाद छात्रों को ज़्यादातर ये नहीं पता होता कि हमें क्या विषय चुनना चाहिए, कहाँ हमें जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट पे, कहाँ वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स क्या लेंगे। और स्पेशली कि मैं मैनेजमेंट, तो जैसे मैं मैनेजमेंट फील्ड से हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा स्कोप है मैनेजमेंट का। और कॉमर्स के बाद बच्चा बीबीए कर सकता है, बीबीए के बाद एमबीए कर सकता है। अब तो हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और बीबीए के बाद ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, डेटा एनालिटिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सेक्टर्स, वो किसी भी सेक्टर में जा सकता है हमारे यहाँ, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, हॉस्पिटैलिटी हो। बस ये बच्चे पे डिपेंड करता है। और स्पेशली मैनेजमेंट में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, तो वो बहुत आगे तक ग्रो करेगा। और सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ज़्यादातर इंजीनियर्स एमबीए करते हैं,
वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि एमबीए को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है, वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जल्दी ग्रो कर सकता है। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई डेफिनेटली मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी है और काफ़ी उसमें स्कोप है अगर कोई स्टूडेंट करना जी चाहे जी तो। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो मैनेजमेंट का जो फील्ड है वो सामान्यतः उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ कॉमर्स पढ़ा हो या कुछ अकाउंट्स आता हो। तो ऐसे बच्चों में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि विज्ञान वर्ग वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, आर्ट्स वाले को बहुत मुश्किल पड़ेगा या उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज़ उठाई है और काफ़ी लोगों में ये भ्रम रहता है, लेकिन सर मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। जी। मेरे 23 साल के करियर में मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स थे साइंस के और उन्होंने कॉमर्स लिया और उसके बाद एमबीए किया। आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए करते हैं। जी। हाँ, एक दो सब्जेक्ट अगर कोई आता है अकाउंट्स का, वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, वो इजीली जो है क्रैक हो जाता है और उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि सिर्फ कॉमर्स वाला ही एमबीए जी। करेगा। आर्ट्स वाले भी करते हैं, साइंस वाले भी करते हैं और भी किसी स्ट्रीम के हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की पढ़ाई सबके लिए है। अच्छा, सामान्यतः बस एक अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा। जी, जी। सामान्यतः हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो 12वीं की जो परीक्षा बच्चे देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि एमबीए तो स्नातकोत्तर उपाधि हो जाती है। जी। तो क्या 12वीं के बच्चे के लिए, अगर एक 12वीं का बच्चे के लिए बीबीए, एक सामान्य बच्चा है 12वीं का, जी। 12वीं उत्तीर्ण करी है, तो उसके लिए बीबीए कैसा एक ऑप्शन है? मैं ये कहना चाहूँगा कि बीबीए जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और बस आप ये समझिए कि एमबीए का छोटा भाई है वो जो सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ेगा 3 साल में, वो ही सब्जेक्ट्स एमबीए में वो बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे पढ़ता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, वो कंपनीज़ में जा सकता है, वो सीए भी कर सकता है, वो कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है, वो आईसीडब्ल्यूए भी कर सकता है और वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स भी कर सकता है। आगे चल के भविष्य में वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है, बीबीए की तो बहुत अच्छी डिमांड है। अच्छा, एक और मैं आपकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए जानना चाहूँगा, क्या सामान्यतः छात्रों या उनके माँ बाप के बीच में एक ये स्थिति रहती है कि अगर बीबीए कर लिया या एमबीए कर लिया तो सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी उसको मिलेगी? क्योंकि एक आम भारतीय जनमानस का में ये है कि कोई भी ये चाहता है कि मेरे पुत्र या पुत्री की नौकरी सरकारी लग जाए तो ज़्यादा चाहिए। तो क्या बीबीए एमबीए करने के बाद भी सरकारी विभागों में उनकी नियुक्ति संभव है सर? बिल्कुल संभव है सर, और ये आपने बहुत अच्छा ही क्वेश्चन उठाया है। कुछ लोगों को डाउट रहता है। सरकारी नौकरियां बिल्कुल खुली हुई हैं, ओपन हैं, और एमबीए की जो डिमांड है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में भी है, ओएनजीसी है, सेल है, बीएचएल है, गेल है, मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं, बैंक्स में एमबीए को लिया जाता है और सरकारी कंपनीज़ में वैकेंसीज होती है। बस देखना क्या है कि बच्चे को जागरूक रहना है और ये देखना है कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, आपने सरकारी नौकरी की बात की, तो उसे एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोज़गार समाचार आता है, वो उसको पढ़ना चाहिए, हर हफ्ते आता है, उसमें वैकेंसीज निकलती हैं। और बीबीए और एमबीए बिल्कुल सरकारी कंपनीज में भी जा सकता है, खाली प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। अच्छा, एमबीए करके अगर मान लो किसी को अध्यापक बनना हो तो नेट वगैरह की परीक्षा का भी प्रावधान है इसमें सर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई किसी का इंटरेस्ट है और वो पढ़ाना चाहता है, टीचिंग में जाना चाहता है, तो पीजी जो हमारा एमबीए होता है, एमबीए के बाद वो नेट की परीक्षा दे सकता है, वो मैनेजमेंट में दे सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में दे सकता है, और उसके बाद वो पीएचडी कर सकता है और बहुत अच्छा पे स्केल उसको मिल जाएगा आजकल के जो हिसाब से, जिस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ ग्रेड दे रहे हैं। तो बिल्कुल है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत भविष्य सुंदर है। धन्यवाद चौहान साहब आपका बहुत Thank you बहुत so much, इस जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब मैं रुख करना चाहूँगा हमारे साथ दूसरे जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं, डॉक्टर अनुराग पवार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। डॉक्टर साहब, सामान्यतः जो चिकित्सा सेवाएं हैं या जो चिकित्सा शिक्षा का जो क्षेत्र है वो शुरू से लोगों के लिए एक लुभावना, एक वो रहा है, कार्य क्षेत्र या पेशा रहा है, और बच्चों का उसके प्रति रुझान हमेशा से रहा है। परंतु एक बात और भी सत्य है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि सब छात्र एमबीबीएस, बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस, यूनानी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में
या मॉडर्न मेडिसिन में जो प्रतिष्ठित डिग्रियां हैं वो अगर वो नहीं कर पाते तो लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि वो चिकित्सा सेवा में आके समाज का कुछ भला कर पाएँ, जो रोगी दुखी हैं उनकी सेवा कर पाएँ, लेकिन वो नियमित रूप से MBBS या BMS या इस प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण किसी वजह से नहीं कर पाए। तो क्या चिकित्सा सेवा में अपनी सेवाएं देने के लिए और भी कोई पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से वो अपना भविष्य भी संवार सकें और समाज में अपना योगदान भी दे सकें? डॉक्टर कुमार। धन्यवाद साहब, आपको आपने आमंत्रित किया, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ा ही अच्छा आपने विषय चुना है कि ज़्यादातर जो नीट एग्ज़ाम एक नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो NTA कराती है, बेसिकली उसमें MBBS आ गया, BMS BHMS है, वेटनरी है और बाकी आयुर्वेद अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं जो नीट एग्ज़ाम को पास करने के बाद हम उसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी आप जो है नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स, अगर आप 50% से अबव होंगे तो ही आप उसको एडमिशन ले सकते हैं। आपका बड़ा अच्छा विषय है कि अगर आप BHMS नहीं कर सकते, BMS नहीं कर सकते, MBBS नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप हेल्थ सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो उसके उस विषय में कितने तरह के ऑप्शन हमारे पास हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आजकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, अब थोड़ा सा रूल थोड़ा चेंज हो गया है। पहले ऑटो टेक्नीशियन जैसा कोई चीज़ नहीं होती थी, पहले किसी ने काम सीख लिया ऑटो टेक्नीशियन बन गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको हॉस्पिटल की परमिशन लेनी है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को संचालित मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता रहेगी, जिसमें आप चाहे आप लैब टेक्नीशियन की बात करें, आप इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें, तो सभी विभागों में बड़ी आवश्यकता भी है। मैं डॉक्टर साहब आपकी वाणी को विराम देते हुए निवेदन ये है, मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि हेल्थ सेक्टर में जाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है। मतलब सर्टिफिकेट कोर्स, फिर डिप्लोमा कोर्स, फिर आपके डिग्री कोर्स और उसके पश्चात PG या PhD। तो थोड़ा इस पे फोकस करते हुए थोड़ा इस बारे में समझाएं। अच्छा, सामान्यतः एक 12th पास बच्चा है, उसको डिग्री पाठ्यक्रम करना है। उदाहरण के लिए उसको रेडियो टेक्नीशियन या रेडियो टेक्नोलॉजी में उसको बैचलर डिग्री करनी है, तो वो क्या बैचलर डिग्री है और उसमें किस प्रकार की पढ़ाई होती है और वो कैसे भविष्य बनता है उसमें? अच्छा, दरअसल जितनी भी यूपी की अगर हम बात करें तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित जितने भी बैचलर्स कोर्स हैं, जैसे आप फिजियोथेरेपी की बात करें जी, BPT की बात करें, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BOT होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर बात करें आप BMRIT यानी बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो टेक्नीशियन, वो सब बैचलर कोर्सेज हैं जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी संचालित करती है। तो आप जा सकते हैं इस कोर्स की तरफ, बड़ा अच्छा इसमें। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आजकल मेडिकल लैब जो टेक्नोलॉजी है टेक्नीशियन है उसकी बहुत भारी डिमांड है, तो यदि कोई बच्चा डिप्लोमा कर लेता है, मान लीजिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो क्या वो अपना स्वयं से भी रोजगार कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, आपको कुछ पैथोलॉजिस्ट के साथ आपको जो है टाइप करना पड़ेगा, लेकिन जैसे CBSE है आपकी, कुछ जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और मैं यही अपने इन शब्दों के साथ करूँगा कि देखिए जितने भी बच्चे अभी 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं या 12वीं की परीक्षा में वो शामिल होने वाले हैं, मैं उनको एक सलाह और देना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक पूरे भारतवर्ष में जो मुख्य समाचार पत्र हैं उन सभी में अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम या उनके बारे में सूचनाएं निकलती रहती हैं। तो मैं सभी छात्र वृंद से ये निवेदन करूँगा कि वो अपनी बराबर नज़र बनाए रखें, और आजकल तो सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, IT का समय है, इंटरनेट सभी के फिंगर टिप पे अवेलेबल है। तो जो प्रमुख संस्थान है मैं उनका कुछ जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि IIM, भारत में IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सहारनपुर की अगर बात करूं तो यहाँ पर सबसे नज़दीक जो IIM है वो काशीपुर उत्तराखंड में है। फिर आपका रोहतक में भी हरियाणा में IIM है, IIM अहमदाबाद, IIM कालीकट, IIM बेंगलोर, IIM लखनऊ, ये कुछ मैनेजमेंट शिक्षा के लिए एक अच्छे एक संस्थान है, जिनमें डॉक्टर साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कैट की परीक्षा कैट देना पड़ता है,
कैट की परीक्षा के माध्यम से जी। वो प्रवेश ले सकते हैं। और इधर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उसकी वेबसाइट आप जरूर देखें। वहाँ पर आपको जितने भी पैरामेडिकल नर्सिंग ये कोर्सेज हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, उनकी परीक्षा कब होती है। इसके अलावा मैं 2 संस्थान अपने छात्रों को और बताना चाहूँगा जो 12th करके अब आ रहे हैं। देखिए, एक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, जहाँ पर विभिन्न पदार्थों को, वस्तुओं की पैकेजिंग की तकनीकी सिखाई जाती है और आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। इसी के साथ एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी है, उसकी वेबसाइट भी आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके किसी एक पाठ्यक्रम पे आप फोकस करें, उसके बारे में प्रयास करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कामना करूंगा कि आप अपनी परीक्षा में और अपने भविष्य में सफल हों। उपस्थित लहरी सिंह चौहान जी व डॉक्टर पवार का एक बार फिर स्वागत, और मैं आशा करता हूँ भविष्य में आप दोबारा ऐसी जानकारी लेके छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार।